जय हिंद दोस्तों। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है ये आप लोगों को लेटेस्ट जो इंडियन आर्मी की नई मेडिकल पॉलिसी आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए है। और ये वीडियो जो है मैं कुछ एक हिस्सों में चलाऊंगा और इसको आपको मुझे पूरी जानकारी देने में तकरीबन 4 से 5 वीडियो लगेंगे। तो आज की कड़ी में मैं जो है आपको कुछ एक चीजें समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और आगे आने वाले वीडियोस के बारे में काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों को ये डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, इंडियन आर्मी में जैसा कि आपको पता है कि रिक्रूटमेंट की एक अलग किस्म से प्रक्रिया है जो कि थोड़ी लंबी चलती है, जिसमें कि सबसे पहले आपको जो है फिजिकल की तैयारी करनी पड़ती है। और फिजिकल भी ये इतना टफ होता है कि बच्चे को जो है कई कई साल तक बच्चों को तैयारी करनी पड़ती है, पूरा जोर लगाना पड़ता है, अपने डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक लड़का जो है अपना फिजिकल क्लियर कर पाता है। और दोस्तों, जब उसका फिजिकल क्लियर हो जाता है उसके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि पता नहीं उसका मेडिकल क्लियर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं उसको मेडिकल का पॉइंट तो ना आ जाए। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे फिजिकल करने के साथ साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके इतने चिंतित रहते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम वो है भी या नहीं ये भी पता नहीं है। तो आप जो है इस प्रक्रिया को बिल्कुल जो है तसल्ली से अपनी फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल की तैयारी के बाद जो है आपका मेडिकल चेकअप होता है, जो कि फिजिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद अगले दिन होता है। और इस मेडिकल टेस्ट के दौरान आपको जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो आपकी जो है तसल्ली से इंडियन आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से आपको चेक करते हैं। और सबसे यहाँ पे जो बच्चों को हमेशा डर होता है, जो कि टेम्परेरी अनफिट हो जाते हैं और रेफर हो जाते हैं, और वो जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास मिलिट्री हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि उनको रेफर किया जाता है। अब यहाँ पे जो है आप ये मान के चलें कि तकरीबन 50% केस, लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना ही होता है, पर जितना मैं जानता हूं फौज के सिस्टम को, लगभग 50% केस अपने आप ही जो है ठीक हो जाते हैं। आपको किसी भी दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है जो कि आपका मेडिकल क्लियर कराएगा। आपका मेडिकल कोई नहीं क्लियर कर सकता सिवाय स्पेशलिस्ट के। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप प्लीज जो है, जो स्पेशलिस्ट साहब हैं, डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर, आप उन्हीं को रिक्वेस्ट करिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर वो आपकी मदद कर सकेंगे तो कर देंगे, लेकिन वो इंडियन आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये पक्का है। तो आपको किसी से कोई करने की जरूरत नहीं है। आप जो है अगर फिट हैं तो आपको फिट कर दिया जाएगा, अगर आप फिट नहीं है तो आपको कोई फिट नहीं करा सकता। ठीक है, डॉक्टर साहब को तभी फिट करेंगे जब आप पूरी तरीके से फिट होंगे। इसलिए आप किसी को भी जो है दलाल के चक्कर में ना पड़े, और जो है ये प्रक्रिया खत्म करने के बाद आप जो है बड़ी शान के साथ अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करें। और हमारी जो है ट्रेनिंग और हमारी दुआओं, हमारे भरोसे के साथ आप जो है अपना रिटन एग्जाम भी पास करें। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से ये जो है इंडियन आर्मी की एक नई मेडिकल पॉलिसी आ गई है, जिसके बारे में मैं आपको अभी ब्रीफ करूंगा। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, इस कड़ी में सबसे पहले जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये क्या चीज है। देखिए, ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई है, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर हैं जेसीओ और अदर रैंक एंट्रीज के लिए आर्मी के अंदर। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और मेरे इस प्रेजेंटेशन का जो एम है वो है कि आप सबको इंडियन आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में एज अ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और एज अ सिपाही अगर आप जाते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी देना है। ये जो है जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर भी आपको दी जा सकती है सरकार के अलावा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के अंदर जो प्राइमरी एम है वो हमें अपने सरहद की रक्षा करनी है, अपने देश की प्रभु सत्ता को कायम रखने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अलग अलग जगहों पे जाकर नौकरी करनी पड़ेगी जहां पे आपके शरीर को फिट रहना बहुत जरूरी है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस
AFMS बोलते हैं, ये जो है मेडिकली फिट इंडिविजुअल को भर्ती करने के लिए ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं जो है आपको बेसिक तरीका आपको पता ही है कि जब आप भर्ती के लिए जाएंगे, फिजिकल क्लियर होने के बाद आपका पहले आपके फिजिकल पैरामीटर चेक होंगे, हाइट वेट वगैरह चेक होगा। उसके बाद आपको जो है आप डॉक्टर साहब चेक करेंगे फौज के जो तय नियम है उसके अनुसार। यदि आप जो है किसी भी चीज में अनफिट होते हैं तो आपको जो है अनफिट कर दिया जाएगा, या आपको रेफर करना है तो रेफर कर दिया जाएगा। एमएच के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको कहाँ पे रेफर और किस दिन रिपोर्ट करना है। कृपया तय दिए गए जगह पे आप टाइम से पहुंचे और वहां पे जाके रिपोर्ट करें। किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप फिट पाए गए तो डॉक्टर साहब आपको वहां से फिट कर देंगे। जो बच्चे फिजिकली फिट हो जाते हैं रैली साइट के ऊपर ही, उनको वहीं से एडमिट कार्ड अलॉट हो जाता है। जो बच्चे रेफर्ड केसेस होते हैं उनको तकरीबन हफ्ता या 10 दिन पहले एग्जाम से अपने ARO में जाकर और अपना जो है रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड वो कलेक्ट करना होता है। तो जो है आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। इसके मैं अभी आपको बताऊंगा कि और किन भागों में, कितने भागों में जो है मैं आपको ये कवर करने वाला हूं लेक्चर। इसको मैं कुछ हिस्सों में चलाऊंगा। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हम पार्ट 2 में देखेंगे वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो सकता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि ऐसी कुछ डिसेबिलिटीज जो सर्जरी के बाद ठीक हो सकती हैं, और वो लिखित में दे दी है इस बार उन्होंने, और कितने टाइम के बाद वो मानी जाएंगी, ये सारी डिटेल में आपको कवर करूंगा पार्ट 3 में। पार्ट 4 के अंदर हम ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, आई, सर्जिकल और डेंटल के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और पार्ट 5 में हम कुछ मिसलिनियस एस्पेक्ट्स, कई ऐसी चीजें हैं जो किसी हेड के अंदर नहीं आती है इसमें, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उनको जो है डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है लास्ट में होगा कंक्लूजन। तो दोस्तों तकरीबन 4 से 5 वीडियोस लगेंगे मेरे को आपको ये सारी चीजें बताने के लिए। आज के जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगले इस चीज में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो है आपका हाइट और वेट चार्ट है। जहां तक हाइट का सवाल है तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे डिटेल में जो है हाइट और उसकी रिलैक्सेशन दे रखी है, जगह के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से। आप लोगों वेबसाइट पे जाकर आप जो है देख सकते हैं। और अमूमन हर किसी को पता होता है कि कौन से ट्रेड में, कौन से इलाके में उसको कितनी हाइट चाहिए। और ये हैं जो स्टैंडर्ड्स आपको जनरली जो है इंडियन आर्मी में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 160 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर दीजिए। तो जो है मैं अगर हरियाणा पंजाब की बात करूं, राजस्थान की, तो 170 सेंटीमीटर में आपको जो है वेट चाहिए 52 केजीज। ठीक है। और क्लर्क वाले अगर 165 हरियाणा पंजाब राजस्थान का बच्चा है तो उसको वेट चाहिए 49 केजीज। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से है। अगर आप जहां जहां पे रियायत है, जैसे उत्तराखंड हो गया और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, वहां के जगहों में जो है थोड़ा थोड़ा आपको रियायत है। तो ये चीजें जो है आप लोगों ने उतने हाइट के हिसाब से करना है। अब उस हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ये चार्ट है जो आपके सामने है। किसी तरीके के किसी मुगालते में ना रहे, कहीं से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये अथॉरिटी है इंडियन आर्मी की। ये जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ये फोटोग्राफ उसी से डाउनलोडेड रिपोर्ट है। तो ये आपके लिए प्लीज अथॉरिटी है, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो पॉइंट ये है कि वेट्स हायर देन द एक्सेप्टेबल लिमिट विल बी एक्सेप्टेबल ओनली इन द केस ऑफ कैंडिडेट विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग। इन सच केसेस द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल हैव टू बी मेट। ये इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर की लिमिट के अगर जो है कैंडिडेट आते हैं और जो है उनका वेट ज्यादा होता है, वो तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे जब उनके पास लिखित में प्रमाण होगा। या तो वो बॉडी बिल्डर्स होंगे, या बॉक्सिंग करते होंगे, या कुश्ती करते होंगे। ये स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मसल मास बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इनका वेट जो है बढ़ जाता है। तो ये जो है आपको तभी एक्सेप्टेबल होगा इन केसेस में अगर बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग या रेसलिंग के अंदर वो है। लेकिन उसके अंदर भी जो उनको होना चाहिए, इन सच केसेस द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल हैव टू बी मेट। ये क्राइटेरिया जो नीचे दे रखा है ये उनको
मीट करना ही पड़ेगा, इसके अंडर इनको आना ही पड़ेगा। उसमें पहला है बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 23, 23 के नीचे होना चाहिए। वेस्ट हिप रेशियो should be below 0.9 for males and 0.8 for females. Waist circumference should be less than 90 centimeter for males and 80 centimeter for females. Metabolic parameters should be within normal limits. अब ये क्या चीजें हैं, मैं इसको जो है आगे थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको बताता चलूं। तो दोस्तों सबसे पहले व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स, जिसकी बात पीछे हो रही है। देखिए बॉडी मास इंडेक्स एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें इंसान की हाइट और वेट को नापा जाता है। इसका एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि BMI इज इक्वल टू आपका वेट इन केजीज, उसके बाद हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और BMI 25 से ऊपर जो है ओवरवेट मानी जाती है, और जो हेल्दी रेंज मानी जाती है वो 18.5 मानी जाती है, 18.5 से 24.9 तक। तो यदि आप देखें आपके सामने ये देख सकते हैं आप, अगर आपका 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं, 18.5 से 24.9 तक आप नॉर्मल हैं, 25 से 29.9 तक आप ओवरवेट हैं, 30 से 34.9 आप जो है ओबीस हैं, और एक्सट्रीमली ओबीस आप 35 के अगर आप ऊपर हैं तो जो है आप जो है एक्सट्रीमली ओबीस है। तो ये इसकी जो है कुछ कैलकुलेशंस है। ये कैलकुलेशंस जो है आप इसके कैलकुलेशन यूट्यूब वीडियोस और गूगल पे बहुत है, मैं इस पे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। आप अपना जो है इसके हिसाब से गूगल करके यूट्यूब करके आप जो है अपना BMI पता कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में जो BMI चाहिए वो लेस देन 23 चाहिए, ठीक है। आपका BMI जो है लेस देन 23 होना चाहिए। अब हमने अगली बात करी थी वो थी हिप वेस्ट रेशियो की। तो हिप वेस्ट रेशियो क्या है? देखिए हिप वेस्ट रेशियो जो है वो है आपके डायमेंशंस, जो आपके सरकमफ्रेंस जो दायरा है आपकी वेस्ट का, आपकी कमर का और आपके हिप्स का, ये जो है मेजरमेंट है इसका। तो आपको जो है मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो एक आदमी जिसकी 30 इंच की कमर है, मतलब लगभग 76 सेंटीमीटर की कमर है, और उसकी जो है हिप का सरकमफ्रेंस, जो उसके हिप्स हैं वो 38 इंचेस यानी कि 97 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो वेस्ट हिप रेशियो होगी वो होगी 0.78। तो वेस्ट हिप रेशियो आदमियों के लिए 0.9 से कम चाहिए, और जो है 0.8 से कम चाहिए लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए 0.8 से कम चाहिए और आदमियों के लिए 0.9 से कम चाहिए। लेकिन इसमें साथ साथ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कमर की जो सरकमफ्रेंस है, कमर आपकी जो है 90 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो मेल्स के लिए, इंसान मतलब आदमियों के लिए, और 80 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? और 90 सेंटीमीटर आदमियों पे और 80 सेंटीमीटर लड़कियों के अंदर ये आपकी जो है कमर का साइज होना चाहिए सेंटीमीटर्स में, और अकॉर्डिंगली उसके जो आपकी हिप और वेस्ट रेशियो है वो आदमियों की 0.9 से कम होनी चाहिए और लड़कियों की 0.8 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो था ये यहीं तक था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अगले जो है हिस्सों में मैं कवर करूंगा आपके जो भी मैंने स्लाइड में बताए थे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब कौन कौन सी जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, कौन कौन सी चीजें जो है कितने दिन के बाद ऑपरेशन से ठीक मानी जाएंगी, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं कि ये जो है पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक चैनल, हमारे फेसबुक पेज पे उसको लाइक करें और फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पे जाएं, वॉरिस डिफेंस एकेडमी अंबाला के नाम से है, अब मेरी फोटो लगी हुई है उसके ऊपर, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे और उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगले वीडियो मैं बहुत जल्द जो है कल या परसों के अंदर इसको दोबारा डालूंगा। इसको आप तब तक वीडियो को देखिए और समझिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी शीघ्र ही आपके पास आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।